हाय ऋषिकेश, स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात में। कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। इट इज़ आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ऋषिकेश ऋषिकेश, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे जानना चाहूंगा यार, आपका एक्सपीरियंस मार्केट्स में इतना है। ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई एंड किस तरीके की ट्रेडिंग करते हो आप? जैसे कि मेरा जो मेन फोकस रहता है वो कैश में ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग का रहता है। एंड जर्नी की शुरुआत अगर मैं बोलूँ तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम ही मैंने स्टॉक मार्केट को सीखना शुरू कर दिया था। और इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो 5 to 6 ईयर तक 6 to 7 ईयर तक मैंने कंटिन्यू मार्केट में लॉस किया। टेक्निकल आता था, सब कुछ आता था, बट कोई फ़िल्टर हम यूज़ नहीं करते थे, राइट? जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड डाउन है, बट मुझे कोई स्टॉक सपोर्ट पे दिख रहा है, तो मैं उसको खरीद रहा हूँ। ट्रेंड अप है, बट मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस पे। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी थी प्रॉब्लम कि मैं कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे खरीद लिया या रेजिस्टेंस पे बेच दिया, वो चीज़ थी। बट जैसे ही मैंने ट्रेंड को फॉलो करना शुरू किया, कि जब हम आपका मार्केट या कोई भी स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है, हायर हाई हायर लो, जो कि हम एक डाउ थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका ट्रेंड अप है, मतलब हायर हाई हायर लो है, तो अपने को सपोर्ट पे बस बाई करना है। अगर ट्रेंड डाउन है, मीन्स लोअर लो लोअर हाई है, तो ही रेसिस्टेंस पर बेचना है। तो जब मैंने ये फिल्टर यूज करना शुरू किया, सो मेरा प्रॉफिटेबल जर्नी फिर शुरू हुआ। नहीं तो मैंने पहले 5 to 6 ईयर लॉस ही इसी वजह से किया क्योंकि कोई भी स्टॉक अपन सपोर्ट पे खरीद लेते थे एंड कोई भी स्टॉक अपन रेसिस्टेंस पे बेच देते थे, जो कि गलतियां हर बिगनर करता है। और मैंने भी वो बहुत गलतियां गलतियां करी। एक और इशू ये आया कि प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मेनली सिखाया मार्केट नहीं अपने को। आई थिंक कुछ साल पहले की बात करें तो इतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं होता था। बिल्कुल। आज की डेट पे यूट्यूब पे अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत से अच्छे चैनल्स हैं, अच्छे वीडियोस हैं सीखने के लिए। पहले वो भी नहीं होता था, तो खुद ही किताबें पढ़ के या रादर लॉस ले लेके सीखना पड़ता था कि क्या नहीं करना। बिल्कुल। ऋषिकेश, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो। तो फॉर राइट। आर आर व्यूअर्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोमेंटम ट्रेडिंग, व्हाट इज मोमेंटम ट्रेडिंग, और ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से? ओके, ग्रेट। सो मोमेंटम ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आई थिंक बहुत कम लोग यूज करते होंगे। मोमेंटम ट्रेडिंग में बेसिकली सभी लोगों को पता है कि एंट्री करने के बाद अपना स्टॉक विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 1 to 2 वीक में आपका 5 to 10% या 15% का मूव दे दे आपके एंट्री करने के बाद, राइट? जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑप्शंस बायर और सेलर में क्या फ़र्क होता है कि ऑप्शन बायर जो होता है उसको खरीदने के बाद तुरंत मोमेंटम चाहिए, और सेलर को मोमेंटम नहीं चाहिए। अगर कोई किसी ऑप्शन सेलर है तो उसको क्या है कि प्राइस एक रेंज में रहे और टाइम डिके होता रहे। तो उसी तरीके से इक्विटी के अंदर मैं मोमेंटम प्ले करता हूँ। एंड मोमेंटम के लिए अपन ट्रेंड फिर उसका स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। तो मोमेंटम में ये मान के चलिए कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और वो एक साल में 20% का मूव देता है मेरे को, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% का रिटर्न बहुत अच्छा है किसी एक भी स्टॉक में। वही मैं अगर मैं मोमेंटम कर रहा हूँ, तो वो मैं 20% का जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा 1 से 3 महीने के अंदर आ जाए, राइट? अगर वो मेरा टारगेट नहीं आता है 1 से 3 महीने के अंदर, ना ही मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो मैं ये टाइम स्टॉप लॉस भी यूज करता हूँ मोमेंटम के अंदर। क्योंकि आपको हर वीक ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको हर वीक 2 से 3 ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे जो आप कर सकते हो ट्रेड मार्केट के अंदर। तो इसी वजह से मैं टाइम स्टॉप लॉस को यूज करता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी पोजिशन भी ओपन नहीं नहीं रख सकते आप। तो इस वजह से मोमेंटम में जो मेनली वो है कि आपकी एंट्री करने के बाद प्राइस में आपके फेवर में विद इन 1 to 3 मंथ आपका आपके फेवर में स्टॉक 10 to 15% 20% मूव कर जाए। तो ऋषिकेश, जानना चाहेंगे मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में, और एंड स्पेशली कि जैसा आपने कहा स्टॉक सिलेक्शन के आपके डिफरेंट क्राइटेरियाज रहते होंगे इसमें। अब स्टॉक्स का इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये हफ्ते में जो 2 से 3 स्टॉक आते हैं ये कौन से होने वाले हैं? ओके, सो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अभी मैं एक चार्ट ओपन किया हुआ, मतलब एक पिक्चर इमेज ओपन हुई है। ये अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है अप ट्रेंड में, एंड लोअर लो लोअर हाई बना रहा है डाउन ट्रेंड में।
तो जब से मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू किया, राइट, तो एक्चुअल में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने फिल्टर यूज करना शुरू किया कि मुझे वही स्टॉक सपोर्ट पे खरीदने हैं जिसका ट्रेंड अप है, और वही स्टॉक मुझे सेल करके काम करना है जिसका ट्रेंड डाउन है। तो जैसे कि मैं जैसे एक इक्विटी ट्रेडर हूँ, तो मेरा फोकस मेनली होता है कि स्टॉक का ट्रेंड अप हो, क्योंकि इक्विटी ट्रेडर सेल करके काम नहीं कर सकता है पोजिशनल में, एट पोजिशनल मोमेंटम सेटअप में। सो यहाँ पर अगर आप जैसे देखेंगे तो जो हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आपका अप में है। सो मार्केट अगर करेक्ट होता है, मतलब पुल बैक देता है, तो हम सपोर्ट पे स्टॉक को खरीद सकते हैं। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि मैं किस तरीके से एंट्री करता हूँ, स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, राइट, और ये हमेशा मेरे सामने ही रहती है मेरे डेस्क पे, क्योंकि इसी ने मेरी, मतलब आप समझ लो कि मेरे लाइफ में लॉस मेकिंग ट्रेड से प्रॉफिट मेकिंग मतलब मैं होना शुरू हुआ था इसी स्लाइड की वजह से। सो नाउ जैसे कि अभी हम बात करते हैं फिल्टर की, तो मोमेंटम, जो मैं मोमेंटम वाले स्टॉक्स को फिल्टर करता हूँ, उसका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जो भी स्टॉक्स हैं मेरे वो 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई बना रहे हो। ऐसे में क्या होता है, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है या अच्छा कर रही है, तभी वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे या 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। ये एक कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो नया हाई भी नहीं बनाएगी, राइट, बट नया लो बना सकती है। लेकिन कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, तो वो 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई बनाएगी ही बनाएगी। कोई बड़ा प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर है, राइट, स्मार्ट इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, या स्मार्ट मनी है, तो जब वो बाइंग करेंगे तो वो प्राइस पे दिखेगा, राइट। तो ये जितने भी आपके सामने क्राइटेरियाज दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्राइटेरियाज टेक्निकल क्राइटेरियाज हैं, फंडामेंटल क्राइटेरियाज कोई भी नहीं है इसमें, सारे के सारे टेक्निकल क्राइटेरियाज हैं। तो एक तो क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि 52 एक ऑल टाइम हाई है। दूसरा है हमारा एडीएक्स, राइट। सो एडीएक्स एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, जो कि आपका जो ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ बताता है हमें, राइट। उसके बाद है प्लस डीएमआई, ये बेसिकली आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड को कंफर्म करता है कि हाँ, कि जो आपका ट्रेंड अब चल रहा है तो वो साथ के साथ चल रहा है। जैसे कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये रहता होगा कि इंडिकेटर तो स्लो होते हैं, मतलब प्राइस इज द लीडिंग इंडिकेटर, राइट। बाकी सब सेकेंडरी है, राइट। तो बट मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइस के साथ इनको लेके चलता हूँ कि प्राइस ने भी कंफर्मेशन दे दिया और इन्होंने भी कंफर्मेशन दे दिया, तो मेरे को एंट्री लेना है, राइट। उसके बाद हम बात करें तो एक क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, कॉमन सी चीज़ है कि स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई और 50 हाई बना रहा है तो आपका प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस 52 हाई बना रहा है, ऑल टाइम हाई नहीं, 52 हाई बना रहा है, फिर भी आपका प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। सम टाइम ऐसा होता है, राइट। तो इस वजह से मैंने ये क्राइटेरिया भी डाला हुआ है, हमेशा नहीं बट 10 में से एक दो केसेस में होता है। उसके बाद आरएसआई भी आपका एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि जो थ्योरी है, अगर आरएसआई की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 70 के ऊपर ओवरबॉट एंड 30 के नीचे ओवरसोल्ड। तो मैं इस तरीके से नहीं देखता हूँ, मैं बेसिकली आरएसआई को ये देखता हूँ कि 50 के ऊपर ट्रेंड अप है एंड 50 के नीचे ट्रेंड डाउन है, एंड 60 के ऊपर गया तो स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाता है। तो आरएसआई का मैंने एक एडिशनल क्राइटेरिया डाला है जिससे मेरे स्टॉक और फिल्टर हो जाए। फिल्टर करने के लिए मैंने स्टॉक को और डाला है, क्योंकि आप जब 500 एंड 1000 स्टॉक्स को स्कैन करते हैं तो बहुत सारी स्टॉक की लिस्ट आ जाती है, राइट। उसके बाद फिर मैंने वॉल्यूम का भी क्राइटेरिया डाला है जिससे हमारे स्टॉक्स और भी ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाएं, राइट। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बारे में अपन और भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ऋषिकेश, ये आई बिलीव आपके रूल्स हैं जिससे आप स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करते हो कि मोमेंटम कहाँ पे आ रहा है। जी, नाउ, ये जैसा आपने कहा इतना बड़ा यूनिवर्स है स्टॉक्स का, 1000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। बिल्कुल। क्या इसमें भी आप कोई सब ग्रुप बनाते हो, जैसे कि मुझे निफ्टी 200 ही लेना है, निफ्टी 500 ही लेना है, या आप सारे स्टॉक्स के ऊपर ये फिल्टर्स लगा देते हो? ओके, तो जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है कि मैं बेसिकली एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि जिसमें जिसका भी वॉल्यूम, मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कि एक 1 लाख से, मतलब 1000 के से ज़्यादा का वॉल्यूम है जिस स्टॉक्स में, उसकी लिस्ट आ जाती है मेरे पास, और उस लिस्ट के ऊपर मैं इसको रन करता हूँ। इसको स्टॉक्स को और फिल्टर करने के लिए कोई निफ्टी 500 पे भी रन कर सकता है। जैसे कि चार्टिंग, मैं जो एक अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि चार्ट इंक करके एक प्लेटफॉर्म है,
उस पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। प्लस एक सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, उस पे भी मैंने वो स्कैनर बना रखा है। तो पेड सॉफ्टवेयर जो है मेरा, मैंने उस पे पूरा का पूरा एक फ़ाइल बना रखी है, राइट? जो कि वो एक्चुअल में क्या है कि उस फ़ाइल को अगर आप यूज़ करोगे तो डेडिकेटेड वो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अदरवाइज़ चार्टिंग पर सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। जो मैंने 52 वीक ऑल टाइम हाई बताया है, ये ट्रेडिंग व्यू इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, वो भी फ्री है। उसमें भी ये मैंने मतलब पूरा बनाया हुआ है और बहुत ईज़ी है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो मैं पूरा चीज़ आपको बताऊँगा कि उसको किस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। एंड ऋषिकेश, ऑल दीज सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये जितने आपने रूल्स बताए हैं, ये सारे जी। टेक्निकल्स हैं या प्राइस बेस्ड रूल्स हैं? तो क्या कोई फंडामेंटल फिल्टर भी अप्लाई करते हो आप स्टॉक्स के ऊपर? फंडामेंटल फ़िल्टर सर करते हैं, जहाँ पर एलोकेशन का मतलब मैटर आता है। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, राइट? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 1/3 कैपिटल मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए रखता हूँ, बाकी इन्वेस्टिंग के लिए रखता हूँ। तो 1/3 कैपिटल जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब अप्रॉक्सिमेटली 35 लाख का कैपिटल हो गया। तो उसमें भी मेरे को 10 से 12 स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है, राइट? तो 10 से 12 स्टॉक में मैं अगर मैं ट्रेड करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि पर स्टॉक 3 to 4 लाख ही इन्वेस्ट होगा। तो वहाँ पर ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर मेरा कैपिटल ही 100 करोड़ का है, राइट? और मैंने 35 करोड़ मैंने अगर मोमेंटम के लिए रखा हुआ है, तो वहाँ पर फंडामेंटल कुछ आपको देखना जरूरी हो जाता है। मतलब फंडामेंटल कुछ रेशियोज हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें अगर मैं एक ओवरऑल छोटा सा एक आपको एक बताऊँ तो फंडामेंटल में, तो कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए, राइट? मतलब लो डेब्ट होना चाहिए, राइट? एंड प्लेज नहीं होना चाहिए, एंड पी थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, बट मैं फंडामेंटल पे इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल में बहुत बहुत फंडामेंटल एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, राइट? और उसमें भी सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। कोई हाई पी के स्टॉक्स में काम करता है, कोई लो पी के स्टॉक में काम करता है, कोई ग्रोथ वाले स्टॉक्स में काम करता है। तो वो थोड़ा सा वेरी हो सकता है पर्सन टू पर्सन। तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर आपका वॉल्यूम 1 लाख से ज़्यादा है, राइट? आपका वीक का या डे का, तो भी हमारे लिए वो सफिशिएंट है, क्योंकि जहाँ वॉल्यूम है ही नहीं वहाँ पर आपको इशू आता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सारे क्राइटेरियाज को मैं लार्ज कैप स्टॉक्स पर रन ही नहीं करता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में मोमेंटम ज़्यादा नहीं आता है। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स का अगर मैं आपको बताऊँ तो मंथ का जो रेंज होता है वो 5 to 7% ही होता है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स का मंथली रेंज 10 से 15% होता है। सम कुछ कुछ स्टॉक्स में, साइक्लिकल स्टॉक्स में 20% भी हो जाता है। तो इसको हम लोग वहीं फॉलो करते हैं जहाँ पर मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा हों, राइट? तो लार्ज कैप में जैसे आपने आपको भी पता होगा कि लार्ज कैप में उतना बड़ा मोमेंटम नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर आपका एफ एंड ओ का पूरा डेटा भी आ जाता है। तो जिसकी वजह से उतना बड़ा मोमेंटम अपने को लार्ज कैप में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जितना भी स्टॉक सिलेक्शन है, ये सारे के सारे मैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे ही करता हूँ। गॉट इट। जी। ऋषिकेश, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपके ट्विटर हैंडल में भी एडीएक्स आता है, तो जी। एडीएक्स से आपका जो एक खास लगाव है, इसका क्या रीजन है? व्हाट इज द आ, एडवांटेज यू सी इन एडीएक्स? ओके, नहीं बिल्कुल। एडीएक्स जैसे 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 कि मैंने आपको पहले बताया कि एडीएक्स आपके जो ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है वो बताता है। तो एडीएक्स जैसे कि एडीएक्स का भी मैं आपको बताऊं, तो एडीएक्स का जो बेसिक रूल है, जो थ्योरी है इसकी भी, उसमें क्या है कि 20 से 40 का रेंज दे रखा है, राइट? कि 20 के नीचे है तो नॉन ट्रेंडिंग, 20 to 40, 20 के ऊपर गया तो ट्रेंड शुरू हो जाएगा, एंड 40 के ऊपर गया तो ट्रेंड और भी तेजी से, और मतलब और बुलिश बुलिश हो जाएगा आपका ट्रेंड, और उसमें और स्ट्रेंथ आ जाएगी, राइट? बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल भी पढ़े, और एक चीज़ और बताऊँ तो आरएसआई और एडीएक्स बनाने वाले जो ये दोनों इंडिकेटर बनाने वाला आदमी एक ही है, राइट? तो एडीएक्स जो है जब मैंने क्या किया, मैंने बैक टेस्टिंग किया, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, राइट? तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एडीएक्स बिलो 25 अगर है, एडीएक्स और डीएमआई बिलो 25 है, इट मीन्स जो ट्रेंड है वो नॉन ट्रेंडिंग रहने वाला है, राइट? मतलब ट्रेंड में जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो ट्रेंड अप का हो चाहे वो डाउन का हो। बट अगर आपका ट्रेंड अप है और एडीएक्स और डीएमआई 25 के ऊपर है, राइट, जो कि अभी हम चार्ट पे भी समझेंगे, ऊपर है, तो आपको स्ट्रेंथ दिखेगा ही दिखेगा स्टॉक के अंदर। वो फिर आपको जिग जैग बनाता हुआ ऊपर ही जाएगा, एक रेंज में नहीं मूव करेगा। तो मैं आपको पूरा रियल चार्ट दिखाऊंगा कि अगर एडीएक्स और डीएमआई दोनों 25 के नीचे होते हैं तो क्या होता है, एंड एडीएक्स और डीएमआई दोनों 25 के ऊपर होते हैं तो क्या होता है, वो मैं आपको दोनों के दोनों एग्जाम्पल दिखाऊंगा।
कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ऋषिकेश। तो चलिए आइए समझते हैं आपसे और थ्रू द यूज ऑफ चार्ट्स। यस, बिल्कुल। सो जैसे कि मैंने कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसमें जो मेरे फेल के ट्रेड हैं और जो मेरे सक्सेस ट्रेड हैं, दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। एंड कुछ ट्रेड्स में मेरा करंटली अभी पोजीशन भी है। जैसे कि वेस्ट कोस्ट पेपर एक साइक्लिकल स्टॉक है, राइट। एंड जैसे कि मैंने बताया कि साइक्लिकल स्टॉक्स में जो आपका मोमेंटम होता है, राइट, मतलब जो मंथली रेंज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो मैं पहले पुराने सारे ड्राइंग हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो भी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को फिल्टर बताया, वो सारे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ओके, तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूँ। फाइन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर आपका एडीएक्स अबव 25 है एंड प्लस डीएमआई भी अबव 25 है, तो स्टॉक्स में मतलब मोमेंटम आता है, मतलब ट्रेंड अप है। और उस मूव में आपको जिगजैग देखने को बहुत ही कम मिलेगा, मतलब रेयरली है कि आपका अगर प्लस डीएमआई भी 25 के ऊपर और एडिक्स भी 25 के ऊपर है, राइट, तो आपको जिगजैग वहां पर मिले। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नॉट ओनली वन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि ऋषिकेश, आपके ये सामने आप मंथली चार्ट्स देख रहे हो इसके लिए? अभी मैं मंथली भी दिखाऊंगा आपको, मल्टी टाइम फ्रेम का भी मैं आपको इसका एक बेनिफिट दिखाऊंगा आई थिंक कि ये अभी जो इसको। सिलेक्टेड है दिस इज मंथली, राइट? मंथली चार्ट गॉट फ्रॉम इट। हियर आप यू कैन सी, यहाँ पर ये हाईलाइट है हम, तो ये मंथली चार्ट है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आप लोगों को ये पोर्शन की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे पोर्शन की। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये बस मेरे यूज का है, राइट अर्जुन जी। ये जो ठीक है। फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन मुझे चार्ट पे चाहिए। जैसे आप देखिए ये फॉर्मेशन, अभी आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो फॉर्मेशन मैंने अभी एरिया मार्क किया है, इसमें आप नोटिस करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एडीएक्स का स्लोप कैसा है सर? अपवर्ड, राइट। अपवर्ड है। तो ये मेरा मोमेंटम सेटअप का क्राइटेरिया है कि उस ट्रेड में मुझे तब तक बैठे रहना है जब तक ये स्लोप अपवर्ड है, जब तक ये स्लोप अपवर्ड है। जैसे कि यहाँ पर एडीएक्स का जो पैरामीटर है वो 8 है, राइट, और डीएमआई का जो पैरामीटर है वो 13 है। बाय डिफॉल्ट जो इस इंडिकेटर का पैरामीटर होता है वो 14 होता है, बट मैंने इसको चेंज किया हुआ है। तो एडीएक्स का पैरामीटर मैंने 8 लिया हुआ है, राइट, एंड डीएमआई का पैरामीटर मैंने 13 लिया हुआ है। और ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 25 की लाइन है, राइट। ओके। तो 25 के नीचे अगर दोनों की दोनों लाइनें हैं तो मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। तो जैसे कि अपने लिए प्राइस सुप्रीम है, तो अब आप देखिए कि यहां पर क्या हुआ है, राइट। उसके बाद आप देखिए कि स्ट्रेंथ पहले से आना शुरू हो चुका है यहीं से, राइट। राइट, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ब्रेकआउट दिखेगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, मैं इसको अगर जूम करूं तो आपको दिखेगा। ये देखिए, तो ब्रेकआउट आपका जो ऑल टाइम हाई का, जिसको मैं बोलता हूँ ना ऑल टाइम हाई, आप हम्म। देखिए कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिला है, ठीक देख है। रहे हैं। 52 हाई और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आपको यहाँ मिलेगा, सॉरी उससे पहले आपको 52 हाई का ब्रेकआउट यहीं पे मिल जाएगा इस रेंज में। जैसे मैंने आपको मंथली दिखाया था, मैं आपको एक बार वीकली में भी दिखा दूँ, मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। देखिए उससे पहले 52 एक हाई का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिला हुआ है इस कैंडल में। आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया है, जिसको हम एक रेंज बाउंड मार्केट भी बोलते हैं। ये राइट, तो यहाँ पर आपका ब्रेकआउट आया है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 52 है का ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए कि मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप एक बार चीज़ देखें तो यहाँ पे आपका जो एडीएक्स का वैल्यू है, राइट, इस कैंडल में अगर आप देखें ब्रेकआउट आया है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो एडीएक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 20.94, राइट। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो ठीक है। मेरा कर्सर है, तो ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एडीएक्स की वैल्यू 20 आ रही है, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे को ट्रेड ऐसा लेना है जहाँ पर एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर हो, ओके। राइट, उसी टाइम ब्रेकआउट के टाइम पर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर मेरा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया इस कैंडल में, राइट, इस कैंडल में ब्रेकआउट आया मेरा ऑल टाइम हाई का, लेकिन अगेन
कोई भी ट्रेड करने से पहले मुझे आरआर मेरे फेवर में होना चाहिए, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक आरआर मेरे फेवर मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में ना हो, राइट। और जैसे कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट आ रहा है दिसंबर 20 का ब्रेकआउट आ रहा है, दिसंबर 12 का ब्रेकआउट आ रहा है नवंबर 16 में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ईयर का ब्रेकआउट है। तो ऐसे केसेस में मैं मंथली टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। सॉरी। ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या है कि मैं मंथली टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, वीकली नहीं यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट 3 to 4 ईयर का मतलब 4 to 5 ईयर का मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, राइट। उसका डिसीजन मैं वीकली टाइम फ्रेम पर नहीं ले सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि काफी लोग ये देखते हैं कि 5 साल 10 साल का ब्रेकआउट है एंड उसको डेली वीकली पर वो ले लेते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टॉक मतलब एक फंडामेंटल रीजन अगर मैं बताऊं, मेरा जो मानना है कि अगर कोई स्टॉक 4 to 5 ईयर का हाई को ब्रेक कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, राइट। तो इस वजह से वो उसका हाई को ब्रेक कर रहा है, लेकिन उस हाई के ऊपर सस्टेन होना भी जरूरी है। जैसे कि फंडामेंटल अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटली लोग, जिन लोगों को मैं जानता हूं, वो क्या देखते हैं कि पिछले 5 से 7 साल का 10 साल का जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, राइट, इम्प्रूवमेंट वाले हैं कि नहीं है, राइट। तो आगे फ्यूचर में वो प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके की ग्रोथ आ सकती है। और जो पोजिशनल फंडामेंटल देख के काम करता है वो भी 1 से 2 क्वार्टर का वेट करते हैं अच्छे रिजल्ट आने के, उसके बाद एंट्री करते हैं, राइट। तो आप देखिए कि हम 1 से 2 क्वार्टर वेट करते हैं फंडामेंटल में, राइट, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम एटलीस्ट 3 से 5 साल वेट करते हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने टेक्निकल के अंदर भी एक रूल बनाया हुआ है कि अगर कोई स्टॉक 4 से 5 साल का, मिनिमम 4 से 5 साल का ब्रेकआउट अगर दे रहा है तो वो मुझे मंथली पे ही देखना है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रेड कंफर्म नहीं हुआ था और यहाँ पर हो रहा है, लेकिन टाइम बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर मैं मंथली में ही देखूंगा, ओके। राइट। यहाँ पर मैं मंथली में देखूंगा। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकआउट आया है, उस टाइम आप देखिए तो मेरा एडीएक्स का स्लोप अपवर्ड था, ठीक है। आपका जो ये जो ग्रीन लाइन है डीएमआई है, प्लस डीएमआई है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि मैं कैश में ट्रेडिंग करता हूँ, राइट। तो मैं बस बाई करके ही काम कर सकता हूँ, पोजिशनल में सेल करके काम नहीं कर सकता हूँ। तो राइट। मुझे प्लस डीएमआई पे फोकस करना है। तो प्लस डीएमआई मेरा 25 के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्लस डीएमआई की वैल्यू 43 है, एडीएक्स की वैल्यू 54 है। अब मेरा ट्रेड यहाँ इनिशिएट होता है अराउंड 130-140 के आसपास, राइट। जैसे कि यहाँ पर मेरा कोई हायर लो दूर दूर तक नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखता हूँ। ये ठीक मोमेंटम है। का रूल है, राइट। तो ब्रेकआउट कैंडल का लो का मैंने स्टॉप लॉस रखा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट जो आया है ना, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मैं कोई भी स्टॉक, चाहे वो वीकली में देखता हूँ चाहे मैं वो डेली में ब्रेकआउट देखता हूँ, डेली में जैसे एक महीने के लिए ट्रेड करने के लिए, वीकली में 3 महीने के ट्रेड करने के लिए, और मंथली में 1 साल के मोमेंटम के ट्रेड करने के लिए देखता हूँ मैं। तो आप एक चीज़ देखिएगा बहुत ध्यान से कि लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली ब्रेकआउट आता है और वो एंट्री कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है ना, वो इस रेंज का है, जो कि अराउंड 7 to 8 ईयर का रेंज है। हम्म। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिजेक्शन आया है, प्राइस ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। आपने अगर मेरा हैंडल देखा होगा तो मैं क्लोजिंग बेसिस रूल को फॉलो करता हूँ, क्लोजिंग बेसिस रूल, राइट, जिसमें मुझे क्लोजिंग चाहिए। मैं ट्रिगर बेसिस पे कोई भी काम नहीं करता, ना मेरी एंट्री ट्रिगर मतलब कोई भी ब्रेकआउट में ट्रिगर बेसिस पे एंट्री नहीं करता। क्लोजिंग हो जाए उसके बाद रिटेस्ट करे, राइट, तो मैं एंट्री करता हूँ। और स्टॉप लॉस भी मेरा क्लोजिंग बेसिस पर होता है। ठीक है। उसमें रिस्क रहता है, लेकिन मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसको भी आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क को मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपने बिल्कुल। मैनेज कर लिया तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 2008 का हाई, उसके बाद आपको 2012 में रिजेक्शन आया, क्लोजिंग नहीं आई, आपका ब्रेकआउट आया 2016 के अंदर, राइट। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 ईयर का आपको रेंज का ब्रेकआउट मिला। तो अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने आपको क्राइटेरिया बोला, अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका एडीएक्स अब 25 है, उसके बाद आपका प्लस डीएमआई अब 25 है, और आरएसआई अगर आप देखेंगे तो 79 है, काफ़ी ज़्यादा है। जनरली मैं आरएसआई अगर 80-90 के बीच में होता है तो ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ। बट अगली ही कैंडल अगर आप देखेंगे तो अगली कैंडल में डीप आया है, और उस कैंडल में जब डीप आया है तो आपकी आरएसआई की वैल्यू जो कि इसमें दिखा रहा है 80, बट जब प्राइस में डीप आया होगा तो उससे पिछली कैंडल का आप आरएसआई की वैल्यू देखें तो 74 है। तो जब प्राइस में डीप आता है, रिटेस्ट होता है, और आप देखेंगे तो इसका जो प्राइमरी ब्रेकआउट लेवल था उसका भी रिटेस्ट हुआ है, तो हम्म। आपकी एंट्री यहाँ पर कहीं होगी, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का लो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हायर लो नहीं है। तो मेरा ठीक है। प्राइमरी स्टॉप लॉस रहता है कि मैं लेटेस्ट हायर लो को रखूं, जो जिगजैग में हमारा लेटेस्ट हायर लो होता है। अगर ठीक वो है। नहीं है
तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखता हूँ। उसके ओके। बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइस कंटिन्यू 130 से लेकर 210 एंड उसके बाद आपका 348 कंटिन्यू हुआ है। बट मेरा स्लोप कहाँ पे डाउनवर्ड हुआ है, मेरा स्लोप यहीं पे डाउनवर्ड हो गया है यहाँ पे। तो मेरा हम्म। 135 के आसपास एंट्री बनता है एंड 186 के आसपास मेरा एग्जिट हो गया। और अगर आप देखेंगे तो ये 9 to 10 मंथ का मूव है। आप अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो करीब करीब ये 30 to 40% का मूव है, राइट। ठीक है। इसमें भी अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो काफ़ी लोग हैं जो ये इतना बारीकियां नहीं देखते होंगे। आप देखेंगे तो ये इधर एक वन वे मूव आया है, फिर यहाँ पर एक कैंडल बनी है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल। जी जी। ये सारे के सारी कैंडल इस कैंडल के अंदर ही हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक एक तरीके का साइडवेज मूव होता है, राइट। कि कोई भी जैसे हम नॉर्मली जिगजैग देखते हैं तो हम हर कैंडल को भी देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि वो पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक वो करेगा नहीं तब तक आपका स्ट्रेंथ नहीं खत्म होगा। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। बट अगर मैं बात करूँ ओनली स्ट्रेंथ की, अभी मैं बात करता हूँ ओनली स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर एंट्री बनी है और आपका इस रेड कैंडल में एग्जिट हो गया। तो ये एक वो है। अभी ये तो बहुत पुराना है, ये ट्रेड मैंने इस टाइम नहीं किया था, बट जो मैंने इसमें ट्रेड किया था मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ब्रेकआउट आया है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल। 2018 का ये ट्रेड मैंने किया हुआ है, पर्सनली ट्रेड मैंने ये किया हुआ है, राइट। और यहाँ पर मैंने एंट्री करी थी और अगले कैंडल में मेरा टारगेट आ गया था। और टारगेट मैंने कैसे डिसाइड किया था मैं आपको भी बता देता हूँ। मैंने बस ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और जैसे ही यहाँ पर ये टच हुआ था, ये मैंने ट्विटर पे भी डाला था, ये ट्रेड जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया हुआ है। अगर आप वेस्ट कॉस्ट डालेंगे और मेरा नाम डालेंगे और सर्च करेंगे तो वो आपको ट्रेड भी मिल जाएगा। तो मैंने इसी दिन पोजीशन ली थी एंड इसमें मैंने वीकली और मंथली दोनों क्लोजिंग को का वेट किया था। एंड अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आप देखिए मंथली में पहले आपको मैं मंथली दिखा देता हूँ। मंथली में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि ईडीएक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 33। यहाँ पे देखेंगे अगर आप ठीक है। ईडीएक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 33। डीएमआई की वैल्यू कितनी आ रही है, 32। और आरएसआई की वैल्यू कितनी आ रही है, 73। तो 73। आरएसआई 60 के ऊपर चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। ठीक है। एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर चाहिए, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और डीएमआई की वैल्यू 25 के ऊपर चाहिए, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो फुलफिल गया। हो गया। और स्लोप अपवर्ड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला स्लोप अपवर्ड होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब स्लोप अपवर्ड होगा। स्लोप अगर डाउनवर्ड हुआ तो आपको कंसोलिडेशन टू करेक्शन फेज मिलेगा। कभी भी अगर ओके। आप नोटिस करेंगे कि स्लोप अगर डाउनवर्ड है, राइट, तो आपको प्राइस में करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा। मतलब जैसे अभी आप मोमेंटम देखिए, वहाँ थोड़ा फेड हो रहा है जहाँ पे स्लोप हाँ डाउनवर्ड हो रहा बिल्कुल। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है इस कैंडल में, देखिए यहाँ तक पूरा तेज है। इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल का स्लोप आपका अपवर्ड से डाउनवर्ड हो गया, यहाँ पे कैंडल है। कंप्लीट राइट। होगी। आप देखिए उसके बाद प्राइस उसी कैंडल के बीच में घूम रहा है 4 महीने से और ठीक स्लोप है। डाउनवर्ड है। तो अपने को काम ही करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक बस। बट इसमें मैंने रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग टारगेट मतलब मेरा आ गया था, क्योंकि टारगेट मेरा ट्रिगर बेसिस होता है कि मैंने जीटीसी ऑर्डर लगा के छोड़ दिया टारगेट का, वो आया था, वो ट्रेड हो गया, राइट। क्योंकि टारगेट के लिए मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूँ। टारगेट का मेरा सिंपल है कि सिंपल ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे मैं टारगेट डिसाइड करता हूँ। तो अब इस पूरे मूव में मेरा स्लोप अपवर्ड था, तो मेरी एंट्री पर्सनली एंट्री मेरी 423 के आसपास हुई थी कि क्लोजिंग वहीं पर आई थी। एंड अगर आप देखेंगे तो मेरा टारगेट अराउंड 590 के आसपास। तो ये जो मूव है अगर आप देखेंगे तो 170 रुपीज़ का अराउंड 40% का मूव मुझे 1 मंथ के अंदर मिल गया था। ये एक एक्सेप्शनल केस था। 10 में से आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 स्टॉक आपको 4 से 5 ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे जो टारगेट आपको विद इन 1 to 2 मंथ दे देंगे, राइट। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम स्टॉप लॉस, कि मेरा 3 महीने के अंदर या तो मेरा टारगेट आ जाए या मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, नहीं तो मैं 3 महीने के अंदर काट दूंगा। अगर मैं ये सारे क्राइटेरिया वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, यही सेम चीज अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ तो मेरा टाइम स्टॉप लॉस 6 मंथ का हो जाता है। और यही सारे क्राइटेरिया अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ तो मेरा टाइम स्टॉप लॉस 1 मंथ का हो जाता है। तो ओके। हाँ, तो अब जैसे कि मंथली पर अगर आप देख रहे हो तो आपका टारगेट 50% से 100% हो सकता है, राइट। अगर वही चीज आप वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो 30% से 50% हो सकता है। और वही अगर ये सारा क्राइटेरिया अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो 10 to 20% का मतलब 20% के आसपास का टारगेट हम लेके चलते हैं अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को देख रहा हूँ। तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि आप टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हो। रिस्क भी उसी तरीके से है
कि मेरा मिनिमम आर आर 1:2 होना चाहिए, मतलब ₹1 अगर मैं लूज करने को तैयार हूँ तो ₹2 मिनिमम आने चाहिए। प्लस अगर कोई मेजर रेसिस्टेंस नहीं है, राइट, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी रूल फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैंने एक स्लाइड ओपन कर रखी है। यस, तो ऋषिकेश, एक ये चीज मैं, पूछना चाहूंगा। जैसे आपने जी, कहा कि आप टारगेट्स के लिए जीटीटी सेट कर देते हो, तो हाँ क्या जी, स्टॉप लॉसेस के लिए भी ऐसे रहता है? नहीं, स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लोजिंग बेसिस रखता हूँ, राइट, तो मैं उसके अंदर अलर्ट लगा के रखता हूँ। और जिस वीक में मेरा अलर्ट आ गया, सिंपली मैं अलर्ट लगा के रखता हूँ, अगर उस वीक में मेरा अलर्ट आ गया तो वो फिर उस वीक में, जैसे मेरा फ्राइडे का क्लोजिंग होता है, राइट, अगर मैंने कोई स्टॉक वीकली के टाइम फ्रेम पर लिया है, राइट, तो वीकली में जैसे कि मैं 1 साल से ज़्यादा का अगर कोई स्टॉक का ब्रेकआउट है तो वीकली रूल फॉलो, वीकली का क्लोजिंग का वेट करता हूँ, राइट। 1 साल से कम का कोई ब्रेकआउट है तो मैं डेली क्लोजिंग का वेट करता हूँ। तो अगर मैंने कोई ट्रेड वीकली टाइम फ्रेम पे लिया है, राइट, तो मैं ये देखूंगा कि फ्राइडे को वो मेरे लेवल के नीचे क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस में कई बार ये भी आता है कि बहुत डीप क्लोजिंग हो जाए, तो वैसे में आप क्या करेंगे। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो 10 में से, मतलब अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ तो एक या दो ही ट्रेड ऐसा होता है जिसमें काफ़ी डीप क्लोजिंग होती है। बाकी किसी में भी मतलब डीप क्लोजिंग नहीं होता है, और वो भी मार्केट में ये ट्रेड्स कब लेने हैं, मैं आपको उसका भी एक क्राइटेरिया बताऊंगा कि आपने को ट्रेड कब लेना है। ट्रेड बेसिकली अगर निफ्टी का, मेजर इंडेक्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मीन्स निफ्टी का अगर जिगजैग हायर हाई हायर लो में है, राइट, तो ही मुझे मोमेंटम ट्रेड करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं निफ्टी के मोमेंटम ट्रेड की अगर मैं बात करूं, मतलब इस मोमेंटम सेटअप की बात, तो निफ्टी में मेरे अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड जैन के एंड से शुरू हो गया था, राइट, यहाँ से, क्योंकि लोअर लो फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया था। इस कैंडल में जाके ट्रेंड अप हुआ है, मतलब जिगजैग हायर हाई बनना बनना शुरू हुआ है, हम्म। तो मैंने मोमेंटम ट्रेड करना शुरू किया है। अदरवाइज ओके। इस पूरे बीच में मैं मोमेंटम ट्रेड कर ही नहीं रहा था। मतलब मेरा एक रूल है कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पर आर एस आई 80-90 जोन में है, जिस स्टॉक में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, या इंडेक्स का, दोनों में से किसी भी केस में, राइट, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे आर एस आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 79.45, और ये ठीक है। कैंडल का अगर आप क्लोज देखें तो 17671 है, और हाई देखें तो 18,604 है। तो ये हम्म। ऑलरेडी 80 के जोन में जा चुका था, 80-90 के जोन में। और हम्म। इसके अगर प्रीवियस पीक देखें आप आरएसआई के, तो आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आरएसआई जब जब भी 80-90 जोन में गया है तो मार्केट वहां से बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिया है, राइट। 10 में से मैं आपको बताऊं तो 7 से 8 बार ऐसा होता है कि आरएसआई का अगर मंथली आरएसआई, ओनली मंथली, मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं वीकली ठीक डेली है। पे नहीं देख रहा हूँ, 80-90 जोन में चला जाता है, तो मैं उस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ। ओके। क्योंकि क्योंकि उस स्टॉक्स में वहां से बहुत बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस कम रहता है। हाँ, 10 में से एक दो स्टॉक ऐसे भी हैं जिन्होंने आर एस आई 80-90 जोन में जाने के बाद भी डबल का मूव दे दिया, लेकिन वो 10 में से एक दो हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी है, राइट। अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इसको मेरे बोलने पे जाएंगे तो लॉस होगा ही होगा। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप एटलीस्ट 100 स्टॉक्स पे एंड अलग अलग टाइम फ्रेम पे, मतलब 300 स्टॉक्स पे आप अगर इसको बैक टेस्ट करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं ये आर एस आई 80-90 का रूल बता रहा हूँ, या जो मोमेंटम सेटअप का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, वो 70 to 80% ऑफ द टाइम काम करता है। एंड वो भी क्यों करता है, क्योंकि कुछ फिल्टर्स ऐसे भी हैं, मतलब कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी हैं कि कब ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ट्रेड करना ही करना है, कब ट्रेड नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि कब ट्रेड नहीं करना है, अगर आर एस आई 80-90 के जोन में है मंथली टाइम फ्रेम में, जिस स्टॉक में क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, या आपका इंडेक्स का 80-90 जोन में है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, जनवरी एंड फरवरी, ये जो पूरा मंथ है, राइट, मैंने इस पूरे मंथ में काम नहीं किया। मैंने फिर काम करना कब शुरू किया, जब आर एस आई आपका 60-65 जोन में आना शुरू हो गया था, ठीक है। तब मैंने फिर से ट्रेड ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वो कूल ऑफ जोन है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आर एस आई 60 के ऊपर है तो मेरा मोमेंटम आ रहा है, तो जैसे ही आर एस आई 80-90 जोन में जाने के बाद फिर से 60-65 जोन में आता है, तो मेरा ये मानना है कि वो कूल ऑफ हो चुका है, राइट। उसका आर एस आई का जो हीट था वो खत्म हो गया, फिर से आप फ्रेश अपन ब्रेकआउट्स उसमें देख सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इस स्टॉक्स, मतलब इस जो भी मैं आपको मोमेंटम का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, अगर ये रूल आप ब्रेक करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं,
क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत बड़ा रन दे चुका है, उसके बाद भी आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अभी भी कोई राइट। मोमेंटम का ट्रेड मिल जाए, तो वहां पर चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको लॉस होगा। तो ट्रेड कब नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, हर दिन बहुत ट्रेड अच्छा करना। पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया आपने ऋषिकेश, जी क्योंकि हर एक को ये तो पता है कि कब एंट्री लेनी है। जी मतलब लोगों को ये होता है कि डेली कुछ चाहिए, या बिल्कुल हर हफ्ते कुछ चाहिए, कोई ट्रेड चाहिए, कोई ना कोई स्टॉक चाहिए। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम फिल्टर्स, जिससे आपको ये पता लगे मुझे मार्केट से दूर कब रहना है। बिल्कुल कि ये टाइम है बिल्कुल। जब प्रोबेबिलिटीज बेसिकली मेरे फेवर में नहीं है, तो काम क्यों करना है उस टाइम पे। राइट तो ये राइट। आपने एक अच्छा अच्छा रूल बताया, एंड स्पेशली विद मंथली RSI अबव 80 आपने इसको क्वांटिफाई भी कर दिया है। सो नहीं बिल्कुल यहाँ पे कोई बिल्कुल ज़्यादा डिस्क्रिप्शन भी इन्वॉल्व नहीं है। सो गुड टू बिल्कुल। हियर दैट। क्या कोई और ऐसे चीज़ें हैं जिनका आप खास ख्याल रखते हो ट्रेड लेने से पहले, या ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट देखते हो? जैसे देखिए मैं आपको मैंने पहले बताया ना कि RSI 80-90 राइट, और डेली टाइम फ्रेम में अगर इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम पर लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में है, तो ठीक भी है। मुझे मोमेंटम ट्रेड नहीं लेना है डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी डेली टाइम फ्रेम में नहीं लेना है। वीकली में आप ले सकते हो। डेली टाइम फ्रेम अगर लोअर लो है तो डेली टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर लोअर लो है तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी काम नहीं करना है। मतलब इंडेक्स जिस भी टाइम फ्रेम पर वीक है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर आपको काम नहीं करना है। अंडरस्टूड ऋषिकेश, गॉट जी इट। आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि आपने चीज़ों को क्वांटिफाई करा है, एक रूल बेस्ड आपने सिस्टम दिया है। जी आई एम श्योर व्यूअर्स में से बहुत से लोग हैं जो इसको बैक टेस्ट करना चाहेंगे, एंड बाकियों को भी आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट चार्ट्स पे जाके तो देखो कि ये रूल्स जो ऋषिकेश ने बताए हैं ये कैसे काम करते हैं, इन पे जब ट्रेड आता है तो प्राइस कैसे मूव करती है, स्टॉक्स कैसे बिहेव बिल्कुल करते हैं, ताकि यू ऑल्सो मेक सम रूल्स अराउंड इट, आप इसको और बेहतर कर पाओ, अपने तरीके से इसको इवॉल्व कर पाओ। बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, जी। क्योंकि एक एग्जांपल से चीज़ों को जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है, राइट। तो मैं एक दो एग्जांपल और दिखाना चाहूँगा। आप अगर आप ध्यान से देखें, बस एडीएक्स का बिहेवियर आप देखें, तो ठीक है। इस लेवल पे ये जो आप बहुत देख रहे हैं। पसंदीदा स्टॉक होता था लोगों का एक टाइम पे, हाँ मैं वही HEG बताना और चाह रहा हूँ। ग्रेफाइट। हाँ अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ मैंने जो दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं, आप देखिए कि इस फेज में ईडीएक्स का स्लोप यहाँ पे 29 था और कंटिन्यू अपवर्ड रहा है, और यहाँ पे डाउनवर्ड हो गया है इस रेड कैंडल में, ठीक है। राइट। मतलब और अगर आप जिगजैग की बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप जिगजैग की बात करें तो मैं इसमें दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जिगजैग पहले ही हायर हाई था। अगर आप नीचे से देखेंगे तो हायर हाई बनना शुरू हो गया था, एंड यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग टेन लाइन्स के ब्रेकआउट का वेट करते हैं वो भी आ चुका था, ये टेन लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका था, और आपका ये टेन लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका था, दोनों आ चुके थे, और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया। एंड अगर आप देखें तो 350 से लेकर आपका 3020, मतलब स्टॉक 9 to 10x हो गया है। और जैसा मैंने आपको बताया RSI का आप वैल्यू देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि अपवर्ड होना चाहिए, ये मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल मेरा यही है कि आपका जो एडीएक्स का स्लोप है वो अपवर्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो स्लोप डाउनवर्ड हुआ ही नहीं। अब ये मंथली टाइम फ्रेम है तो इसलिए आपको इतना बड़ा मूव दिखा है, और आप देखें तो इसमें कहीं भी जिगजैग नहीं है। राइट। उसके बाद स्लोप डाउनवर्ड होने के बाद मैंने क्या बोला था कि प्राइस करेक्शन टू कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। उसके बाद आप देखिए प्राइस सीधा करेक्शन फेज में गया है। तो ये जो स्लोप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये चीज़ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काम करती है, राइट। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द सक्सेस रेशियो लेसर द एफर्ट, लोअर द टाइम फ्रेम लोअर द सक्सेस रेशियो हायर द एफर्ट। तो इस ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो आज जैसे मोमेंटम आया था मार्केट के अंदर, राइट, अगर आप देखेंगे तो आज मोमेंटम आया था। हम्म। अब आप देखिए कि यहाँ पे देखिए आप, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। मैं 5 मिनट का कर देता हूँ क्योंकि इंट्राडे में 5 मिनट बहुत है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, और ये आज का हाई था सुबह का, राइट। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ है सर। पहले पहले मैंने प्राइस को लिया है, पहले मैंने प्राइस को लिया है। आप देखिए कि सर यहाँ पर क्या हुआ है। ब्रेकआउट। अब आप देखिए ध्यान से कि RSI आप देखिए तो अब 60 है, ADX 33 है, अब 25 है, DMI अब 25 है, 31 है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए एंड आप स्लोप देखिए,
कहीं भी आपका स्लोप डाउनवर्ड हुआ ही नहीं। राइट। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, इसको आपको दिखाता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि इस फेज में क्या हुआ है। इस फेज में आप देखिए, प्लस प्लस DMI बिलो 25, यस। माइनस DMI बिलो 25, ADX कोई बिलो ट्रेंड नहीं है। 25, RSI बिलो 60, राइट। तो आपने देखा होगा RSI में मैंने कुछ एरिया मार्क किया हुआ, ये नॉन ट्रेंडिंग फेज है, ठीक है। और इसके नीचे नॉन ट्रेंडिंग फेज है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट भी आया डे हाई का, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, हाई बनाया, पूरे दिन मार्केट आप देखिए कि यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है, देख रहे हैं आप ये। तो हम्म। इस पेज में क्या हुआ, आपने नोटिस किया। एक एग्जांपल और दिखाना चाहूंगा मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इससे थोड़ा लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये आपने रिलायंस लोगों है। को मंथली वीकली टाइम फ्रेम से 5 मिनट पे शिफ्ट कर दिया है, अब उनका नहीं इंटरेस्ट नहीं, मैंने इन पे आपको आएगा। दोनों चीजें दिखाई हैं सर, दोनों चीजें दिखाई हैं, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो भी इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका आपको बस एक तरीका दिखा रहा था। यस। अब देखिए, रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। और रिलायंस के चार्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पेज में देखिए कि क्या क्या रहा है प्राइस में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर तो आपका एडेक्स भी 25 के ऊपर गया है, और प्राइस भी DMI भी 25 के ऊपर गया है, RSI भी 60 के ऊपर गया है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, प्राइस में मुझे ब्रेकआउट चाहिए, प्राइस में इस हाई का ब्रेकआउट नहीं आया है, जो रेसिस्टेंस नियर अबाउट रेसिस्टेंस है, प्राइस में राइट। भी ब्रेकआउट चाहिए मेरे को, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आई है। अरे मैं मंथली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो मतलब मैं 4-5 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस पेज में अगर आप देखेंगे तो आपका इस पेज में क्या है, ये पूरे सर 8 ईयर हैं। इट्स नॉट 1 to 2 ईयर, इट्स 8 ईयर, 7 to 8 ईयर का फेज है, जिसमें स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ये रेंज अगर आप देखें तो, राइट। RSI भी 60-40 में था, ADX प्लस DMI माइनस DMI सब 25 के नीचे था, और आप प्राइस देखो, एंड उसके बाद आप देखो उसके बाद क्या हुआ है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो आप ये देखो, स्लोप अपवर्ड, RSI अब 60, प्लस DMI अब 25, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा ऑल टाइम हाई का, आप देख सकते हो ये रेंज का ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, ठीक है। और प्राइस आप देखोगे तो रिलायंस यहाँ पे आपका 1000 का 1250, मतलब 25% मूव आया था। लार्ज राइट। कैप में अगर 25% मूव आ गया तो बहुत बड़ी बात होती है सही सर, बात है, लार्ज कैप के बिल्कुल। अंदर, राइट। एक और एग्जांपल इसी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी है कि इसमें ऑलरेडी एक्चुअल में बहुत बड़ा चार्ट है, तो वैसे आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप देखो तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 पॉइंट का यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, एंड यहाँ पे इस लेवल पे मैं एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ के आसपास आया था, राइट। अब इसको मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, तो आप देखिए, आप खुद ही देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, यहाँ तक आपका क्या प्राइस में क्या, RSI अब 60 है, हम्म। प्लस DMI अब 25 है, एंड ठीक है। ADX अपवर्ड है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ADX का आप स्लोप देखिए तो अपवर्ड है, राइट। राइट। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, और प्राइस यहाँ पे कितना था आपका 250 के अराउंड, और उसके बाद स्टॉक 800 हो गया था, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स, ये बात 2008 से पहले की है, तो वन वे मूव आया था। तो ये एक्चुअली में बहुत सारे फिल्टर्स हैं, राइट। और नॉर्मली जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना देखना चाहिए, मैंने नोटिस किया है कि हायर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत अच्छा काम करते हैं, हम्म। हायर टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो आपके सक्सेस रेशियो भी अच्छे होंगे और एफर्ट कम लगेगा। बट टाइम फ्रेम छोटा है, मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, 5 मिनट और 15 मिनट पे भी मोमेंटम अगर आपको प्ले करना है तो। इसी तरीके का बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड किया था, मैं आपको वो एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। अ, मैं स्पॉट का चार्ट देखता हूँ, 2 वीक पहले की एक्सपायरी थी, आप देखिए जिगजैग में ओके। लोअर लो बना, ठीक राइट। है। तो मैंने ट्रेड इनिशिएट कर लिया था, पूरी क्वांटिटी से नहीं, थोड़ी क्वांटिटी से, क्योंकि जिगजैग लोअर लो बन गया था। बट जब स्ट्रेंथ आया तो आप देखो क्या हुआ, ये मैंने वो लाइन ड्रॉ किया है, आप यहाँ से देखो, यहाँ से स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ है, क्योंकि एडेक्स भी 25 के ऊपर चला गया है, राइट। ये सेल का ट्रेड है, और सेल के ट्रेड में RSI 40 के नीचे होना चाहिए, जैसे बाई में 40 के ऊपर होता है, सेल हम्म। में 40 के नीचे होना चाहिए। तो आप देखो ठीक है। RSI 40 के नीचे,
आपका एडीएक्स 25 के ऊपर, क्योंकि एडीएक्स स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, ये ट्रेंड आपको नहीं बताता है। और आप यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया, यहाँ पर माइनस डीएमआई 25 के ऊपर है। डाउनवर्ड ट्रेंड। यस, ये माइनस डीएमआई आपको डाउनवर्ड ट्रेंड को कंफर्म करता है, क्योंकि एडीएक्स एक बैंडेड इंडिकेटर है। तो माइनस वाला अगर 25 के ऊपर होगा, माइनस डीएमआई का फुल फॉर्म होता है निगेटिव डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर। तो जो नाम है वही इसका काम भी है। तो आप देखो कि यहाँ पर स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ था, जो कि 39962 का लेवल है, मतलब 39,962। और वहाँ से अगर आप देखो तो प्राइस अराउंड 500 पॉइंट्स का करेक्ट टर्न आ गया 5 मिनट में। और एडीएक्स का स्लोप अपवर्ड होना चाहिए, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको, राइट। और आरएसआई भी देखो 40 के नीचे है, तो और प्लस डीएमआई 25 के ऊपर। तो ये चीज़ अगर आपको देखने को मिलेगा तो ही आपको अच्छा मोमेंटम का ट्रेड मिलेगा। जैसे मैंने आपको आज भी दिखाया, आज भी जैसा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। आई थिंक ऋषिकेश ब्यूटीफुली जी। एक्सप्लेन्ड आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, और ये एग्जांपल्स के थ्रू मतलब मज़ा आ गया देख के जिस तरीके से हम्म, आपने एक एक बारीकी को बताया है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और प्लीज़ आप एच का चार्ट लगा सकते हो एक बारी। इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेसिफिकली मूव्स लाइक दैट, ओके। और वो ये मंथली टाइम फ्रेम लगाया था। मंथली टाइम फ्रेम था। जी। और मेरा सवाल ये है कि इन अ मूव लाइक दिस, जी। टेक्निकल एंट्री सब अपनी जगह है, ठीक मेजर है। पार्ट इज द साइकोलॉजिकल पार्ट, कि राइट। आप इतने बड़े मूव पे बैठो कैसे। मतलब आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज इट दैट यू डू कि जब ओके। इतने बड़े मूव्स आ रहे होते हैं और जब आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, से इट इज अ मल्टी बैगर स्टॉक राइट नाउ फॉर यू, राइट, राइट, तो राइट। आप इन 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 स्टॉक्स पे कैसे होल्ड करते हो अपनी पोजीशंस को? ओके, गॉट इट। सो ऑन प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली सारी चीज़ें। उससे पहले मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये ट्वीट, इसमें मैंने अपने सारे एग्जिट के स्ट्रेटेजी बता रखी है, राइट। ये स्टॉक अगर आप देखें लॉरस लैब, तो मैं आपको लॉरस लैब में दिखाना चाहूँगा, सेम वो ऐसा ही मूव है जैसा आपको चाहिए देखना है। लॉरस लैब है, तो लॉरस लैब में अगर आप ध्यान से देखें तो लॉरस लैब में इस कैंडल से लेकर आपका इस रेड कैंडल तक, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो एडेक्स का स्लोप तो आपको देख ही रहे हैं, एडेक्स का स्लोप बाद में अपवर्ड हुआ है, यहाँ पर जाकर डाउनवर्ड हुआ है। इस पूरे मूव में आपने एक चीज नोटिस करेंगे कि कोई भी मंथली कैंडल पिछले मंथ के लो के नीचे नहीं बंद हुई है। ठीक है। इसको इसको छोड़ के किसी भी कैंडल में आप देखो पिछले मंथ के नीचे बंद हुआ है, नहीं बंद हुआ है। ये जो कैंडल है आपका सितंबर 21 की, वो अगस्त 21 के नीचे बंद हो गई है। उससे पहले आप कहीं पे ठीक भी है। देख लो, पिछले मंथ के नीचे एक प्राइस गया है बट क्लोज नहीं हुआ है, राइट। तो पर्सनली मैंने इस स्टॉक्स में एंट्री अराउंड 95 के आसपास लिया था। बिफोर एक्चुअली में ये प्राइस यहाँ पर इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर ना स्प्लिट और बोनस आया था। तो ठीक है। अब जैसे ये चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको, मेरी एंट्री एक्चुअल में 480 के आसपास हुई थी, एक्चुअली में यहाँ पर हुई थी, राइट। और उसके बाद इसमें स्प्लिट या बोनस आ गया था, ये फिर प्राइस एडजस्टेड हो गया है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बननी थी, वो भी एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस बेसिस पे बनाया था, क्योंकि वो चीज़ फिर मिस हो जाएगी। नॉर्मली मैंने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था, राइट। बट बाद में मोमेंटम आया तो मैंने मोमेंटम में भी क्वांटिटी बढ़ा ली और मोमेंटम के अकॉर्डिंग होल्ड रखा, जिसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ना ये एक रेंज बना हुआ था, अगर आप ध्यान से देखें। उसके बाद इधर बैक टू बैक रिजेक्शन आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला जब तक रिजेक्शन के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मैं काम नहीं करूँगा। तो मेरा क्लोजिंग यहाँ पर आया, मेरी एंट्री यहाँ पर हुई है रिटेस्ट पे। मैं कभी भी बिल्कुल भागते हुए स्टॉक को नहीं खरीदता हूँ। हाँ, अगर बहुत दूर क्लोजिंग हो गया तो नहीं खरीदता हूँ, बट अगर ब्रेकआउट के आसपास अगर हो गया तो मैं खरीद लेता हूँ। तो इसकी एंट्री मेरी अराउंड 90 के आसपास थी, जब यहाँ पर मेरा एक रेंज का ब्रेकआउट आया था, और ये भी 1 साल से ज़्यादा का रेंज था। जो मैंने ओके। अभी बॉक्स मार्क किया था वो 1 साल से ज़्यादा का था। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो मैंने आपको पहले क्या बोला कि मैंने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था। उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। सेम चीज़ मैं मंथली पे भी जाके देखा मैंने, तो वो चीज़ काफ़ी दूर जा चुकी थी, बट क्योंकि ब्रेकआउट बहुत बड़ा नहीं था, 17 का ब्रेकआउट आपका 20 में मिल रहा था। तो जैसे मैंने क्या बोला कि 4 से 5 साल के लिए मंथली देखना है, उसके नीचे आपको वीकली देखना है। तो वीकली में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका था, स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ। अब जैसे आपका एच में एग्जाम्पल था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। स्टॉक्स 90 का कितना हो गया था, 700, राइट। इसमें बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको राइड करने का। अगर कोई स्टॉक आपके फेवर में 100 to 200% मूव कर चुका है,
बेस्ट वे है कि उसको आप लेटेस्ट मंथली कैंडल के लो के नीचे, जैसे अभी मैं करंटली बात करूँ तो अप्रैल मंथ चल रहा है और कोई स्टॉक वन वे रैली है। अब वन वे में जैसे मैंने आपको देखो अपार का भी एग्जांपल लिया था, आपने देखा होगा लिस्ट में मेरे अपार जी। का भी नाम था। तो अपार भी देखो यहाँ से क्या हुआ है अपार में, आप ये देख रहे हो यहाँ से, अगर आप देखोगे अपार में तो अ, इस यहाँ से देखो तो आपका स्लोप अपवर्ड होना शुरू हुआ है डाउनवर्ड से, प्राइस में ठीक है। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया और वन वे मूव है। तो आज की डेट में मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो ये है, इसके नीचे बंद हो गया तभी मैं निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। ओके, ठीक है। समझ गया, मतलब लेटेस्ट कैंडल के लो के नीचे बंद होगा तो ही निकलना है। टाटा एलेक्सी में भी अगर आप देखोगे तो टाटा एलेक्सी में भी वही सेम चीज़ हुई है। आप अगर यहाँ से देखो 1000 रुपीज़ से लेकर 10,000 हो गया, बट इस कैंडल में पिछले कैंडल के लो के नीचे बंद हुआ है प्राइस। हम्म और यहाँ पर जो मैं आपको एक बार आपको याद होगा वेस्ट कॉस्ट में दिखाया था, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये सारी की सारी कैंडल्स चल रही हैं। तो जब तक हम्म। ये इनसाइड कैंडल का एक रूल है, जब तक उससे बाहर नहीं निकलता है तब तक हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे या यहाँ पर आपका एग्जिट बनेगा, बट आपका रनअप ऑलरेडी 10x का आ चुका है। इसमें भी हम्म वही चीज़ दिखाऊंगा मैं। एडीएक्स आप देखो तो यहाँ पर 25 से ऊपर चला गया था और स्लोप वाइज यहाँ पर आपका एग्जिट बन गया था। ये स्लोप वाइज है और नॉर्मली अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो लेटेस्ट कैंडल का लो का आपका स्टॉप लॉस रखना है। ये जो मैंने ट्वीट आपके लिए ओपन किया था इसमें मैंने वो सारी चीज़ें बता रखी हैं कि जो मेरे एग्जिट रूल हैं। इसमें मंथली आपका आरएसआई का भी रूल आ गया, आपका जिगजैग का भी रूल आ गया, और जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था आप देखो कि ये यहाँ पर अपना एग्जिट बना था। तो ये सारे के सारे रूल आ गए। तो वन वे को किस तरीके से राइड करना है ये वो चीज़ मैंने आपको बताई। Fantastic, Rishikesh. Very, very well explained. And guys, Rishikesh has shown you his Twitter handle. Please go follow him, check out his tweets to learn more. Rishikesh keeps sharing stuff like this. बहुत सी चीज़ें हैं जो ये छोटे से टाइम स्पैन में नहीं बता पाए हैं, बट आई एम श्योर राइट, ये ट्विटर पे लोगों को बताते रहते हैं। इज डूइंग अ ग्रेट सर्विस, सो प्लीज डू फॉलो हिम। एंड ऋषिकेश, यार मज़ा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू सर। और 3 दिनों की छुट्टी आ रही है, मुझे तो बैक टेस्टिंग के लिए काम मिल गया है, आपने आइडियाज़ दे दिए हैं कुछ। बहुत बढ़िया सर। द ब्यूटी ऑफ योर सिस्टम इज कि जो भी आपने बताया है, इट हैज़ स्पेसिफिक रूल्स टू इट। ऐसा नहीं है राइट, कि आप बातें हवा में कर रहे हो कुछ। यू आर गिविंग कॉन्क्रीट रूल्स कि ऐसा होने पे ऐसा करना है, ये चीज़ें देखनी है और वैल्यूज़ ये हैं, इनके ऊपर ही ट्रेड लेना है। तो आई बिल्कुल। थिंक कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है वो डेफिनेटली इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि जिस तरीके से आपने समझाया है, जो रूल्स आपने दिए हैं, दे आर डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल एंड एज अ स्टार्ट टू मोमेंटम ट्रेडिंग सर्टनली बहुत काम आएंगे लोगों के। राइट सो सर। हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आई होप ये एपिसोड मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर आपको पसंद आया होगा। द गुड थिंग अबाउट इज कि ऋषिकेश ने ना क्वांटिफाई किया है चीज़ों को। उन्होंने रूल्स बताए हैं स्पेसिफिकली एंट्री और एग्जिट के। एंड जैसा आपने नोट किया होगा, एडीएक्स एंड आरएसआई की वैल्यूज भी बताई हैं एग्जैक्टली कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो देयर आर स्पेसिफिक कंडीशंस जिनको आप चार्ट्स के ऊपर बैक टेस्ट कर सकते हो। यू कैन गो एंड व्यू 100 चार्ट्स जैसा उन्होंने बोला। तो प्लीज पुट इन द एफर्ट, आप इस सिस्टम पे टाइम लगाओ, देखो इसको आप कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे। एंड प्लीज यार, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू, नमस्ते, गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.